तो जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, नए अनुपात में पूंजी समायोजित कैसे की जाती है, इसके बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। जैसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि नए अनुपात में पूंजी समायोजित करना सीखें, तो बिल्कुल सही बात है। ये पूंजी समायोजित जब होती है जब पुरानी साझेदारी में कोई नए साझेदार का प्रवेश होता है, तो उस समय पूंजी समायोजित करने की कभी कभी बात आ जाती है कि जो पूंजी रहेगी वो नए लाभ हानि विभाजन अनुपात में रहेगी, जिसको बोला जाता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन न्यू रेशियो नए अनुपात में। तो देर ना करते हुए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये कॉमर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देखें, बिल्कुल समझ में आएगा कि किस तरह से पूंजी समायोजित की जाती है। हो सकता है यहाँ से बात ना समझ में आ रही हो, लेकिन जो क्वेश्चन देखेंगे तब पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए देर ना करते हुए, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, और ये पूंजी समायोजन के लिए क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है वो रीडर चॉइस की बुक का ये क्वेश्चन है। कोई ज़रूरी नहीं है कि रीडर चॉइस की बुक सभी के पास में हो, जिसके पास जो बुक है, और ये भी संभव नहीं है कि हर स्टूडेंट सभी प्रकाशन की, सभी लेखकों की पुस्तक को रख सके। इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास में इसको नोट कर सकते हैं। जैसा क्वेश्चन में आप यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। क्वेश्चन हमारा यहाँ से शुरू होता है। ध्यान एवं शान जो एक फर्म में साझेदार हैं, और ये 3/4 अनुपात 1/4 के अनुपात में लाभ हानि को वितरित करते हैं। इनका जो आर्थिक चिट्ठा है, वो आर्थिक चिट्ठा आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लेनदार है, सामान्य संचिति है, पूंजी है, और जो पूंजी है ध्यान और शान की दोनों की अलग अलग यहाँ दिखाई गई है। ध्यान की जो पूंजी है वो 30,000 है, और शान की पूंजी जो है वो 16,000। संपत्ति पक्ष में अगर हम देखें तो इनकी रोकड़ है, प्राप्य विपत्र है, देनदार है, स्कंध है, कार्यालय फर्नीचर है, भूमि व भवन है, और इन दोनों ही पक्षों का टोटल जो 87,500 रुपए है। क्वेश्चन आगे यहाँ से शुरू होता है। ये जो इनकी शर्तें होंगी वो यहाँ हमारे पास में दे रखी हैं, और शर्तों में यहाँ पर लिखा है, सबसे पहला बिंदु यह है हमारा पे, उन्होंने मान को 1/5 भाग के लिए निम्न शर्तों पर साझेदार बनाया। अब इनकी शर्तें जो है, पहली शर्त क्या है, वह 10,000 रुपए पूंजी के लिए देगा, यानी 10,000 रुपए जो नया साझेदार हमारे पास मान है, वो 10,000 रुपए पूंजी के लिए देगा। और आगे लिखा है फर्म की ख्याति का मूल्यांकन जो 20,000 रुपए का किया गया है। इसके बाद सा नंबर पर लिखा के स्टॉक और फर्नीचर का जो मूल्य है वो 10% और 5% के हिसाब से कम कर दिया गया। द नंबर पे यहाँ दे रखा है कि सब साझेदारों की पूंजी उनके लाभ हानि के अनुपात में समायोजित की जाएगी। यहीं पर हमारा फोकस जो हमें करना है वो इस बिंदु पर ही करना है कि सब साझेदारों की पूंजी उनके लाभ हानि के अनुपात में समायोजित की जाएगी। अब यहाँ पर हम देखेंगे पूंजी के लिए जो यहाँ दे रखा है 10,000 लाया है, और ख्याति का जो मूल्यांकन किया गया है वो 20,000 रुपए मूल्यांकन किया गया है, जो कि पूरी फर्म की ख्याति है। और यहाँ ख्याति के रुपए ये लाया है, यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है, यहाँ केवल पूंजी के रुपए लाया है, ख्याति के रुपए लाया नहीं है। ख्याति का केवल आकलन किया गया है, जो कि 20,000 रुपए है। इसको हम कैसे करके सॉल्व करेंगे, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन के अनुसार दे रखा है, हमने वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिख ली हैं। ध्यान और शान का अनुपात लिख लिया, मान आया उसको 1/5 भाग दिया जाएगा, और पूंजी के लिए वो 10,000 रुपए लाएगा। हमें ज्ञात करना है न्यू रेशियो। न्यू रेशियो ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इसकी गुडविल यानी शुद्ध पूंजी में हमें न्यू रेशियो तो निकल ही जाएगा, लेकिन हमें इसकी गुडविल की भी आवश्यकता होगी कि आखिर इसके हिस्से में कितनी गुडविल आ रही है। वो यहाँ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। किस तरह से कि टोटल जो गुडविल है वो 20,000 रुपए है, और मान का जो प्रीमियम है इसमें गुडविल में, वो 20,000 रुपए की जो टोटल प्रीमियम है, इसमें से 1/5 कर दिया जाएगा, जो कि 4,000 रुपए बनता है। फिलहाल यहाँ पर अब हम न्यू रेशियो यहाँ पर निकाल रहे हैं, तो न्यू रेशियो जो हमारे पास में है, ऊपर जो यहाँ पर अभी चीज़ें बताई थी, इन्हीं के आधार पर हमें न्यू रेशियो का पता करना है। तो इस तरह से हम सबसे पहला काम हमारा होता है, ये न्यू रेशियो पहले भी आपको सिखाए जा चुके हैं कि टोटल पार्ट जो है, पार्ट की जगह शेयर भी लिख सकते हैं। टोटल पार्ट तो हमारे पास 1 होता है। इसके बाद यहाँ लिखा है बैलेंस पार्ट आफ्टर गिव ऑफ मान, मान को देने के बाद शेष भाग कितना बचेगा। तो टोटल पार्ट में से यानी मान का भाग जो है वो 1/5 है, इसको लेस कर देंगे, जो बचेगा 4/5, और 4/5 जो बचा है वो डी और एस, यानी डी से ध्यान और एस से शान के लिए ये बचा हुआ है। ध्यान और शान के लिए मैंने शॉर्ट में यहाँ पर डी और एस लिख दिया है। अब न्यू पार्ट अगर हम देखें तो न्यू पार्ट ऑफ ध्यान, ध्यान का जो नया भाग अब निकल के आएगा, नया शेयर जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, जो हमारे पास ये 4/5
5 शेष भाग बचा है ये और इसका जो पुराना भाग था, उसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। इस तरह से हमारे पास इसका नया भाग निकल के आता है 12/20। इसी तरह नया पार्ट हम निकालेंगे शान का, तो 4/5 में से ही हमें निकालना है 4/5 का, क्योंकि इसका पुराना भाग 1/4 है, तो इस तरह से हमारे पास गुणा कर दी गई, ये 4/20 भाग यहाँ पर आ जाता है। इसी तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि जो नया साझेदार था मान, और मान का 1/5 भाग है। लेकिन यहाँ पर हम देखें ध्यान के जो शेयर यहाँ पर हमने निकाला है पार्ट, 12/20 है और यहाँ पर 4/20 है, यानी 20 दोनों में कॉमन है और यहाँ पर 20 नहीं है। तो हमें 20 करने के लिए इस 4 से दोनों जगह गुणा करनी होगी। इस तरह से 4/20 यहाँ पर सेम हो जाता है। इस तरह से जब ये सेम हो जाता है, तो इनका जो न्यू रेशियो निकल कर के आता है तीनों लोगों का, वो 12/20, ये यहाँ पर इनका अनुपात निकल के आता है 12/20 अनुपात 4/20 अनुपात 4/20। इस तरह से ये सारी संख्याएँ हैं जो कि 4 से कट रही हैं। जब 4 से कट रही हैं तो हमारे पास रेशियो निकल के आता है 3/5 अनुपात 1/5 अनुपात 1/5। सबसे पहला काम हमारा न्यू रेशियो को ही निकालना था। इसके बाद अब हम पूँजी का समायोजन करेंगे। अब पूँजी का समायोजन करने के लिए हमें सबसे पहले जो नया साझेदार हमारे पास में मान है, उस मान की शुद्ध पूँजी हमें ज्ञात करनी होगी। शुद्ध पूँजी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो लाया था, 10,000 रुपए लाया था और 4,000 रुपए इसकी गुडविल में इसका हिस्सा बनता है, जो कि ये लेकर के आया है। ये लेकर के नहीं आया है। 10,000 रुपए केवल ख्याति के लेकर के पूँजी के लेकर आया था, कैपिटल के, और 4,000 रुपए ख्याति की इसकी तरफ बनती हैं जो लेकर के नहीं आया। तो इसमें से इसको कम कर लिया, इसकी जो पूँजी रह गई वो शुद्ध पूँजी 6,000 रुपए। यानी सभी साझेदारों की अब पूँजी 6,000 के अनुसार ही होनी चाहिए। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, लाइन यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले लिखा हुआ है, मान नए साझेदार को लिखते हैं सबसे पहले। मान जो है नया साझेदार है, तो मान की जो पूँजी है 1/5 भाग के लिए 6,000 रुपए, इस तरह हमने इसको लिखा, मांस कैपिटल फॉर 1/5 पार्ट, यानी 1/5 भाग के लिए मान की पूँजी 6,000 है। तो फिर अब हम पहला साझेदार जो है ध्यान, तो ध्यान की पूँजी होगी, उसका नया अनुपात कितना है? नया अनुपात के अनुसार हम यहाँ पर देखेंगे, नया अनुपात 3/5 है। तो 3/5 के अनुसार ही हम ध्यान को रखेंगे, तो 6,000 तो वही रहेगा जो था, 3/5 इसका जो अनुपात है, वो ऐसे ही लिख दिया और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो नया साझेदार जिसका हिस्सा 1/5 था, उसके हिस्से को हम यहाँ पर पलट करके लिख देते हैं, यानी 5/1। और इस तरह से जब इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे, तो ये कैलकुलेशन में हमारे पास आता है 18,000, यानी कि ध्यान की जो पूँजी होती है वो 18,000 रुपए बनती है। यानी ध्यान की पूँजी अब इसमें 18,000 रुपए रहेगी। इससे ज़्यादा होती है तो ये ध्यान निकाल के ले जाएगा, कम होती है तो ध्यान फर्म में ला कर के जमा कर देगा। इसी तरह से अब शान हमारे पास में बचा है, तो शान की हमें कैपिटल निकालनी है। इसका भाग जो है नया, वो 1/5 है। जब 1/5 है, तो करना हमें यही है, जो मान की पूँजी के अनुसार हमें समायोजित करना है, तो मान की ही पूँजी को हम यहाँ पे लिखेंगे 6,000 और इसका जो भाग है 1/5 वो हमने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो मान है, मान के भाग को पलट के लिख देंगे जैसे ध्यान में रखा था। कैलकुलेशन जब करेंगे तो ये हमारे पास आता है 6,000। इस तरह से सबकी ये पूँजी समायोजित हो जाती है। ध्यान की पूँजी 18,000 रुपए, शान की पूँजी 6,000 रुपए और मान की पूँजी 6,000 ऑलरेडी है। इस तरह से ये पूँजी समायोजित की जाती है। मैं समझता हूँ यहाँ पर पूँजी समायोजित करना आपने सीख लिया होगा। जब इस तरह से पूँजी समायोजित कर ली जाती है, इसके बाद फिर हम चलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरफ। कोई क्वेश्चन आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उसी के अनुसार हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाएँगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को ही प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोला जाता है। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब उस क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन में क्या था, स्टॉक के मूल्य में कमी की गई थी। जो भी कमी की गई थी वो कमी हमने कर दी। कमी डेबिट पक्ष में लिखी जाती है। फर्नीचर पर ₹50 की कमी हुई, परसेंट के हिसाब से जो परसेंट था वो परसेंट कैलकुलेट कर लेंगे। और अब वृद्धि अगर किसी संपत्ति में होती है उसे क्रेडिट पक्ष में लिखते, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर वृद्धि नहीं हुई थी। तो जब नहीं हुई थी तो ये जो टोटल इसका आता है 2050, यही 2050 को हम उठा करके, इस 2050 को ही उठा करके हम क्रेडिट पक्ष में लाते हैं और इसे कैपिटल अकाउंट में जो है लिख दिया जाएगा कैपिटल अकाउंट के नाम से, क्योंकि अब ये
जो हुई है टोटल हानि हुई है और ये टोटल हानि इनको पुराने जो साझेदार हैं उनको भुगतना है। ध्यान के हिस्से में अनुपात के ये जो पुराना अनुपात है उस पुराने अनुपात के अनुसार इसमें बाँटी जाएगी और वो यहाँ पर बाँट दी गई है। 1 के हिस्से में यानी धान के हिस्से में ₹1537.50 और सान के हिस्से में ₹512.50 आते हैं। ये कैसे करके बँटवारा किया है वो भी मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। वो इस तरह है, ध्यान मैंने डी लिख दिया है, 2050 गुणा 3/4 इनका पुराना हिस्सा था और एस का जो था 2050 गुणा 1/4 इसका पुराना हिस्सा था। कैलकुलेशन करने पर ये आता है। जो ये आया था इसी को हमने यहाँ पर ये लिख दिया है। इस तरह से ये हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट जिसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोला जाता है, ये हमारा बन के तैयार हो जाता है। इसके बाद शुरुआत हम इसकी कर रहे हैं इसमें पूँजी खाते की जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट खाता है इनका। पूँजी समायोजन के बाद में पूँजी किसको ला कर के जमा करनी है फर्म में, किसको निकाल के लेके जानी है, वो कैपिटल अकाउंट से ही। तो यहाँ हम आ चुके हैं कैपिटल अकाउंट की तरफ और आप जैसे यहाँ देख रहे हैं कि कैपिटल अकाउंट में फॉर्मेट में मैंने डेट का कॉलम नहीं बनाया है। जब नहीं बनाया है तो इसका लिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है कैपिटल अकाउंट एज़ ऑन डेट और डेट यहाँ पर डॉट-डॉट कर रखा है, खाली छोड़ रखा है। जिस डेट का होता है वो डेट यहाँ डाल देते हैं। तो पर्टिकुलर जो इसका फॉर्मेट है उसमें डेट का कॉलम बनाने की आवश्यकता नहीं है। शुरू करते हैं इसको बनाएँगे कैसे? सबसे पहले आप यहाँ कॉलम को देख लें। कॉलम डेबिट पक्ष में पर्टिकुलर और जो साझेदार होते हैं उनके नामों के कॉलम बना देते हैं, दोनों पक्षों में वो हमने इस तरह से बना दिए। अब सबसे पहला काम हम करेंगे जो आर्थिक चिट्ठी में पुरानी कैपिटल इनकी दे रखी थी, उसको लिखेंगे बैलेंस बीडी के नाम से क्रेडिट पक्ष में ही पूँजी लिखी जाती है। तो ध्यान की 30,000 थी और शान की ₹16,000 थी। इसके बाद क्या होता है कि मान आता है और जब मान आता है तो नगद रुपए लेकर के आता है और नगद रुपए कितने लाता है, वो ₹10,000 लाता है, ₹10,000 मान के कॉलम में हमने यहाँ पर लिख दिए। लेकिन ₹4,000 ख्याति के इसकी तरफ को बनते हैं। जो ₹4,000 ख्याति के इसकी तरफ को बनते हैं, वो ख्याति पर पुराने साझेदारों का अधिकार होता है, जो उनमें बाँट दिया जाता है। जो उसके अनुपात में जब बाँटा तो ₹3,000 और 4 ₹1,000 3000 ध्यान के हिस्से में और 1,000 शान के हिस्से में आते हैं। ये काम यहाँ का हमने कर लिया। क्रेडिट पक्ष का हम पहले यहाँ फाइनल कर लेते हैं। इसके बाद जनरल रिज़र्व दे रखा था उसमें 4,000 वो भी हमने यहाँ पे बँटवारा इनका कर दिया, तो वो भी यहाँ पर 3,000 और 1,000 आता है। चलते हैं डेबिट पक्ष की तरफ। तो डेबिट पक्ष में सबसे पहले हम काम कर लेते हैं कि जो रिवैल्यूएशन हमने बना लिया है पीछे, उस रिवैल्यूएशन को हम डेबिट कर देंगे। और जितना-जितना आया था वो हमने यहाँ पर लिख दिया है ₹1,537.50 शान के हिस्से में ₹512.50 आया वो हमने यहाँ पर इनकी पूँजी में कमी कर दी, यहाँ पर इनकी हानि की साइड में यहाँ पर लिख दिया गया है। फिर जो यहाँ पर ये प्रीमियम के रुपए थे, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो प्रीमियम के रुपए थे, ये प्रीमियम के रुपए हमें मान की पूँजी में से कम करना है क्योंकि नहीं तो मान की पूँजी यहाँ पर ₹10,000 अभी यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो कि 10 नहीं शुद्ध पीछे भी निकाल के दिखाई थी, वो ₹6,000 होगी। वो कैसे करके होगी? इसकी पूँजी में हमें कमी करनी होगी। जब पूँजी में हम कमी करेंगे तो पूँजी में कैसे कमी करेंगे? यहाँ लिखेंगे ध्यान। अब ध्यान कैपिटल अकाउंट हो तो ध्यान के कॉलम में नहीं लिखना, पूँजी में कमी तो हमें मान की करना है, तो हम जो लिखेंगे वो मान की पूँजी में लिखेंगे। यानी मान के कॉलम में हम इसको कम पूँजी की कमी कराएँगे ₹3,000 की। इसी तरह से यहाँ पर ये हमारे पास में शान है। शान क्या हमने कैपिटल अकाउंट को लिख रखा और इसके हिस्से में ₹1,000 आया था, वो हमने उठा कर के यहाँ लिख दिया। वो इसी तरह से लिखा है जो हमारे पास में ₹3,000 जो ये थे, वो ये लिख दिए और जो ₹1,000 ये थे, वो हमने उठा कर के यहाँ लिख दिए हैं। ये हमारे पास में इतना काम हो चुका है और किसी तरह से पूँजी में कोई कमी नहीं हुई थी। इसके बाद फिर हमें अब क्या करना है, इसके बाद हम देखें, इसके बाद जब सारे लेन-देन हमारे हो जाते हैं, हमने यहाँ पर कैश के लिए यहाँ पर जगह छोड़ दी है। ये जगह हम चाहें तो बाद में भी लिख सकते हैं या अलग रफ पेज पर टोटल और बैलेंस करके हम देख सकते हैं। फिलहाल अब यहाँ पर हमने लिखा है बैलेंस सीडी जो हमने पूँजी समायोजित की थी और जो पूँजी जिसकी जितनी आई थी वो हमने यहाँ पर लिख दी है। ध्यान की आई थी ₹18,000, शान की आई थी ₹6,000 और मान की पूँजी आई थी ₹6,000 यानी इन्हीं की पूँजी अब इन तीनों साझेदारों की पूँजी इतनी ही रहेगी जो यहाँ पर ये लिख दी गई है। लिखने के बाद अब हम टोटल करते हैं। आप जो यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो चीज़ें हमने यहाँ पर लिखी हैं, ये बाद में लिखी गई हैं।
क्योंकि पहले से नहीं पता होता है। तो अब हमने यहाँ पर क्या किया है कि हमने टोटल किया और हम यहाँ पर कर रहे हैं और जो टोटल यहाँ कर रहे हैं बोले तो हमने ये टोटल कर लिया है मान का। तो मान का क्रेडिट पक्ष का टोटल ज़्यादा था, जो ज़्यादा था वो दोनों तरफ लिखा गया, यहाँ भी लिखा गया और यहाँ भी लिखा गया। फिर क्या करेंगे, इस टोटल में से इस 4000 को कम कर देंगे तो मान की जो पूँजी रह गई, सही शुद्ध वाली, वो रह गई है ₹6000। ऐसे हमारे पास बैलेंस यहाँ पहले से ही लिखा हुआ है, यानी मान का टोटल दोनों पक्षों में बराबर हो चुका है। सान का हम टोटल कर रहे हैं तो क्रेडिट पक्ष का टोटल इसका ₹18,000 आ रहा है। इसका टोटल ₹18,000 आ रहा है, जो कि ज़्यादा है इसलिए दोनों ही पक्षों में लिखा जाएगा। अब जब दोनों पक्षों में लिखा गया है, तो अब हम क्या करेंगे, ये ₹6000 और ऊपर से ₹512 इन दोनों को जोड़ लेंगे। जोड़ करके 18,000 में से घटा देंगे और घटाने पर जो बचा वो यहाँ पर ये संख्या निकल के आ रही है ₹11,487.50। यानी ये 487.50 डेबिट पक्ष में आ रहा है। जब डेबिट पक्ष में ये आ रहा है तो इसका मतलब है पूँजी में कमी की जाएगी, यानी इसकी इतनी पूँजी ज़्यादा हो रही थी 6000 के हिसाब से, तो इतने रुपए ये रह जाए, क्योंकि अब तो 6000 रहनी है, 11,487.50 इसके ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये पूँजी इसको निकाल के फर्म में से दे दी जाएगी। इसी तरह से ध्यान की पूँजी का जब हम टोटल करेंगे क्रेडिट पक्ष का तो 36,000 आता है, जो कि ज़्यादा है इसलिए ये दोनों तरफ लिखा जाएगा। अब इधर 36,000 में से ये ₹18,000 और ₹1,537.50 को हम घटा देंगे, दोनों को जोड़ करके, तब ये बचता है ₹16,462.50। यानी इसके रुपए इतने ज़्यादा हो रहे हैं, तो इतने रुपए फर्म में से निकाल करके ध्यान को दे दिए जाएँगे। इसीलिए यहाँ पर हमने लिख रखा है कैश अकाउंट, इसलिए हमने इसको कैश अकाउंट लिख दिया है। और कैश लिख दिया गया है डेबिट में, तो इसका मतलब है कि नगद रुपया इनको दिया गया है। यानी कि पूँजी तो इनकी केवल 18,000, 6,000 और 6,000 ही रहनी है। इसके हिसाब से इन 2 पुराने साझेदारों की पूँजी ज़्यादा हो रही थी, जो ये निकाल के ले जाएँगे। अगर इस तरह से बैलेंस करना समझ में आए, तो इस कैश अकाउंट को आप नीचे लिख दें। यानी सांस की कैपिटल के बाद में पहले बैलेंस सीडी लिख दें और फिर कैश को लिख दें, तब भी आराम से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। इस तरह से ये कैपिटल अकाउंट बन के हमारे पास में तैयार है। चलेंगे इसके बैलेंस शीट की तरफ को। अब हम चल रहे हैं बैलेंस शीट की तरफ और बैलेंस शीट के लिए आप ऊपर देख सकते हैं मैंने लिख रखा है न्यू बैलेंस शीट एज ऑन डेट। जो भी डेट होती है वो डेट यहाँ पर लिख दी जाती है। कॉलम तो आपको मालूम है। सबसे पहले हम ये चल रहे हैं लाइबिलिटीज पक्ष की तरफ हम यहाँ पर चल रहे हैं, दायित्व पक्ष की तरफ को। तो दायित्व पक्ष में सबसे पहला काम हम कैपिटल को लिख रहे हैं और कैपिटल हमने हेडिंग में डाल दिया है। तीनों व्यक्तियों के साझेदारों के नाम लिखकर जो पूंजी हमने समायोजित की थी वही पूंजी लिखी जाएगी यहाँ पर। और जो पूंजी आई थी 18,000, 6,000, 6,000, तीनों की पूंजी मिलाकर यहाँ हो जाती है 30,000 रुपये। और दूसरा फिर दायित्व पक्ष में वहां दे रखा था क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स जो था वो 37,500 था, वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। और जो जनरल रिजर्व था वो साझेदारों में बढ़ गया तो वो यहाँ से वो अपलिखित हो गया, अब उसको यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा। बस इतना ही हमें यार यहाँ पर लिखना है, कैपिटल और क्रेडिटर्स। अब संपत्ति पक्ष में आते हैं। तो संपत्ति पक्ष में जो कैश दे रखा है वो 22,000 रुपये दे रखा था। क्वेश्चन के आपने शुरू में देखा है, नहीं देखा है बैक करके उसको देख लें, तो 22,000 रुपये था। बी आर जो था वो, अब वैसे यहाँ पर कुछ नया नहीं है, जो पिछले सवालों में हो चुका है वही कुछ सब कुछ यहाँ पर है। तो बी आर बिल रिसीवेबल जितना था 3500 रुपये था वही लिख दिया। डेप्टर्स 16,000 रुपये लिखा हुआ है, जो था वही है। स्टॉक में कमी की गई थी, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं स्टॉक 20,000 का है, इस 20,000 में 2,000 रुपये माइनस किए गए हैं, तब ये 18,000 रुपये बचा। और फर्नीचर में 5% की कमी थी, फर्नीचर 1,000 रुपये था, 50 रुपये की इसमें कमी की गई थी, 950 का बचा। लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो 25,000 था, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। और दोनों पक्षों का योग 67,500 रुपये आ गया। इस तरह से बैलेंस शीट भी बन गई है। बात यहाँ पर हमारी यहाँ आ रही है कि 4,050 रुपये कैश का कैसे आया। तो आइए इस कैश को भी समझते हैं। संपत्ति पक्ष में जो कैश दे रखा था वो कैश 22,000 रुपये दिया गया था और यहाँ पर जब मान आया तो 10,000 रुपये पूंजी के लेकर के आया था। 10,000 रुपये ये पूंजी के लेकर के आया था। फिर जो पूंजी समायोजित हुई तो समायोजित पूंजी होने के बाद में ये ध्यान और शान
इतने रुपए इनके ज़्यादा हो रहे थे जो कि निकल के चले गए। तो यहाँ पर इस तरह से 22,000 और 10,000 ये हमारे पास हो गया था 32,000 रुपए। इसमें से 16,462 रुपए 50 पैसे और 11,487 रुपए 50 पैसे शान, ये दोनों व्यक्ति अपने जो पुराने साझेदार हैं वो निकाल कर ले जाते हैं, इनको निकाल के दे दिए जाते हैं। तो रुपए बचता है 4,050 और आर्थिक चिट्ठे में कैश में 4,050 इसी को लिखा गया है जो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं। इस तरह से बैलेंस शीट भी हमारी पूरी कंप्लीट हो जाती है। चाहे आप इसको अपने पास नोट कर लें, चाहे इसको अपने पास अपने आप करके इसको देखें। फिलहाल क्वेश्चन ये पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है।